इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल पर्स्पेक्टिव इन सायन्स करिक्युलम. मतलब जब हम विज्ञान का अभ्यास, मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो की विज्ञान अभ्यासक्रमात वैश्विक दृष्टिकोनाचा अभ्यास अंतर्भाव. ओके. सो ग्लोबल पर्स्पेक्टिव का मतलब क्या है? वैश्विक दृष्टिकोन हा जेव्हा आपण शब्द ऐकतो तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो रे? काय लक्षात येतो का अर्थ? क्योंकि ये ग्लोबल, ये वर्ड हमने बहुत बार रोज की जिंदगी में सुना होगा. सो व्हॉट इज ग्लोबल पर्स्पेक्टिव? वैश्विक दृष्टिकोन म्हणजे काय अर्थ असेल त्याचा? कोणी सांगू शकेल? क्या हो सकता है ग्लोबल पर्स्पेक्टिव का मीनिंग? अरे एवढं कठीण आहे का? काहीच ओके, अवेयरनेस. और क्या हो सकता है ग्लोबल? मैं जब बोलता हूँ ना हम, हाँ पुन्हा बोल. जागतिकीकरण. बरोबर बरोबर, जागतिकीकरण बरोबर. म्हणजे जब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में सोचते तो हम पूरी दुनिया के बारे में सोचते, इन शॉर्ट. बरोबर है. तो जब मुझे ग्लोबल पर्सपेक्टिव या वैश्विक दृष्टिकोण से सोचना है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करते वक्त मुझे सिर्फ अपने यहाँ के समाज या वातावरण या पर्यावरण या लोगों के बारे में नहीं सोचना है. तो मुझे दुनिया भर के सभी कल्चर, सभी कंट्री, सभी लोगों के बारे में सोचना है. तो साइंस में ग्लोबल पर्सपेक्टिव का अंतर्भाव करना, इसका मतलब फिर क्या हो सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्यूजिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन साइंस करिकुलम? इसका मतलब क्या हो सकता है? और ये क्यों हो सकता है कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूड क्यों किया गया हो? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ भी जो आपके दिल में, मन में आते हैं. हाँ बोलो बोलो बोलो. कोणीतरी बोलत होता आता. सर इसलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं मतलब कि हम साइंस रिलेटेड कोई कंपाउंड बनाते तो उसके लिए हम लोग को इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. बराबर है. और कोई कुछ बोल रहा था? आणखी कोणीतरी बोलत होता? हेमंत किंवा विज्ञानावरती विश्वास बसला पाहिजे, म्हणजे लोकांमध्ये असलेल्या अंधश्रद्धा वगैरे करून आपण विज्ञानाकडे वाटचाल करू. ठीक है. ओके ठीक है. दोनों का ही थोड़ा थोड़ा बराबर है. तो ग्लोबल ये वर्ड का अगर मीनिंग समझ में आता है, ग्लोबल मतलब पूरे दुनिया के बारे में, तो इसका मतलब है इन्फ्यूजिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन साइंस करिकुलम. इसका मतलब ये है कि जब हम साइंस पढ़ाएंगे बच्चों को एज ए टीचर, एक टीचर करके जब आप साइंस पढ़ाओगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साइंस पढ़ाते वक्त आपको एग्जाम्पल देते हो, तो एग्जाम्पल देते वक्त आपको पूरी दुनिया के बारे में जो भी घटनाएं हो रही है ना, या जो भी ऐसे टॉपिक है जो दुनिया भर में पढ़ाए जाते हैं, जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है, ऐसे टॉपिक को हमें साइंस जब हम पढ़ाएंगे तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि पोल्यूशन, ये टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे साइंस का, तो पोल्यूशन क्या इंडिया में ही पोल्यूशन है? तो नहीं है. पोल्यूशन तो दुनिया भर में है. तो कैसे पोल्यूशन का इफेक्ट इंडिया में होता है, कैसे पोल्यूशन का इफेक्ट दुनिया के अदर देशों में होता है, कंट्री में होता है, क्या इफेक्ट होता है, उससे उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, या फिर पोल्यूशन का इफेक्ट जो भी ग्लेशियर्स है, मतलब जो हम कहते हैं पोल है हमारे यहाँ के, जहाँ पे बर्फ पिघलती है, तो उसका कैसे परिणाम होता है. तो इस तरह से हमें पूरे दुनिया के एग्जाम्पल और पूरे दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे. तभी हम बोल सकते हैं कि पोल्यूशन पढ़ाते वक्त मैंने क्या किया, ग्लोबली इसके बारे में मैंने सोचा है. क्योंकि मैंने उदाहरण देते वक्त केवल इंडिया के उदाहरण नहीं दिए, तो अदर कंट्रीज के भी उदाहरण. जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग ये क्या सिर्फ अपने देश को हम ही फेस करते हैं, ऐसा नहीं है. ग्लोबल वार्मिंग के वजह से टेम्परेचर हर साल बढ़ते जाता है.
ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आती है, नई नई बीमारियां पैदा होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश कभी भी आजकल गिरती है, आप देखते हो। सो दीज आर ऑल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द होल वर्ल्ड इज फेसिंग, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, ये समस्या को फेस करे। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब भी हमें पूरे दुनिया के दृष्टिकोण से सोचना है कि इसका इफेक्ट एक कंट्री के ऊपर नहीं होता, तो पूरी मानव जात, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, है ना। नेचुरल रिसोर्सेस डिप्लेशन, जो भी हमारे नैसर्गिक संसाधन जे आपले आहे, जो भी नैसर्गिक स्रोत है ना, तो पानी होगा, एनर्जी होगी, लाइट होगी या फिर और ऑयल होगा। सो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमारे हैं वो डिप्लेशन हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट वो खत्म हो रहे हैं। तो इसका इफेक्ट कैसे दुनिया में पड़ रहा है, इसके वजह से महंगाई कैसे बढ़ रही है, इसके वजह से वॉर हो रहे, युद्ध हो रहे, है ना, इसके वजह से युद्ध जैसी परिस्थितियां निर्माण हो रही है। तो इसका इफेक्ट कैसे लोगों के, पूरी दुनिया के लोगों के जीवन के ऊपर पड़ रहा है, इसकी मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। एनर्जी क्राइसिस, है ना, एनर्जी की कमी महसूस हो रही है। एनर्जी फिर वही energy, it may be in a water form, it may be in a form of electricity, it may be in a form of sunlight। तो एनर्जी क्राइसिस जो है वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से कैसे हम दुनिया भर के सब लोग उस समस्या को झेल रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं। या एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीसीज, कुछ जातियां ऐसे हैं पंछियों की होगी या प्राणियों में होगी जो खत्म होती जा रही है ना। वल्चर फॉर एग्जांपल, वल्चर हमारे दुनिया में पहले बहुत थे, आजकल वल्चर दिखते नहीं है, तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। टाइगर ज्यादा, उनकी संख्या कम, तो एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीसीज जो खत्म हो रहे हैं उसका इफेक्ट, और ये हमारी कंट्री ने, तो दुनिया भर में अलग अलग इस तरह के स्पीसीज खत्म होते जा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे कैसे होता है, लाइफ साइकिल पे कैसे होता है, ये जब हम इस तरह के ग्लोबल इश्यूज जब हम पढ़ेंगे और उसमें जब हम पूरी दुनिया भर के एग्जाम्पल देंगे, पूरी मतलब अभी हम हर एक देश का तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ कंट्री का जब हम एग्जाम्पल देंगे और उनके यहाँ वो लोगों को कैसे इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे, या तो दुनिया भर के अदर कंट्रीज है वो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे टॅकल करते हैं, कैसे ओव्हरकम करते हैं, कशा प्रकारे ते याच्यावर मात करतात, हे जेव्हा आपण सांगू तेव्हा आपल्याला म्हणता येईल की आपण विज्ञान शिकवताना वैश्विक दृष्टिकोनाचा विचार जो आहे तो केलेला आहे। सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो व्हाइल इन्फ्यूजिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव, हमें इन सब के बारे में हमें सोचना है ना। यही मैंने जो कहा कि आपको की कंसेप्ट जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक है जो मैं ग्लोबल तरह के उदाहरण दे सकता हूँ साइंस के पढ़ाते वक्त, इसका आपको सोचना पड़ेगा। डिफरेंट देशों के कम्युनिटीज के वहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं, पोल्यूशन हो या फिर एनर्जी क्राइसिस हो, ये अलग अलग टॉपिक है। तो दुनिया भर के लोग वो प्रॉब्लम की वजह से किस तरह से जूझ रहे हैं, किस तरह से सोचते हैं, और इंक्लूडिंग एक्शन फॉर चेंज, और इसमें बदलाव लाने के लिए जैसे मैंने अभी कहा कि याच्यावर मात करण्यासाठी टू ओवरकम दिस, क्या क्या दुनिया भर में अलग अलग देश क्या क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या वो प्रयत्न काय काय या देशभरातील जगभरातील लोक करतात की जेणेकरून या प्रॉब्लेमवर आपण मात करू शकू। तर अशा प्रकारचा आपल्याला विचार जो आहे तो विचार करावा लागेल, तेव्हा आपण ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्हनी विचार करतोय आणि त्या पद्धतीने आपल्याला विज्ञान शिकवताना त्याचा विचार नक्कीच करावा लागेल। कारण विज्ञान हा जो सब्जेक्ट आहे हा यूनिवर्सल सब्जेक्ट है ना। साइंस ये सब्जेक्ट कैसे दुनिया भर में सभी जगह पढ़ाया जाता है और वही कंसेप्ट जो हम यहाँ पढ़ते हैं वही दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। तो इसलिए इट्स अ ग्लोबल सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई वी शुड थिंक ग्लोबली ऑल्सो व्हाइल टीचिंग मेनी टॉपिक्स विच आर इन्क्लुडेड इन सायन्स, है ना। सायन्स मध्ये जेवढे टॉपिक इन्क्लुडेड आहेत ते शिकवताना आपल्याला या सगळ्याचा विचार जो आहे तो करावा लागेल। मग काय काय आपल्याला पायऱ्या लक्षात घ्यायला पाहिजेत। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है, जिसमें
इसमें हमें वैश्विक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना है। तो इसलिए हम कोई जब टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई 2 और 3 की कंसेप्ट। मतलब जब मैं कोई भी विज्ञान का टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना, तो विज्ञान का टॉपिक पढ़ाते वक्त मुझे 2 या 3 कंसेप्ट मेरे टॉपिक में क्या है, कौन से है, जिसके बारे में मैं दुनिया भर के एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वो मुझे पहले ढूंढने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि ऊपर मैंने लिखा है पोल्यूशन का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, तो ये मेरा की कंसेप्ट हो गई। की कंसेप्ट मतलब मुख्य संकल्पना की, मुख्य संकल्पना की जी शिकवताना मी जगातल्या इतर देशांच्या जगामध्ये काय काय त्याच्यावर चालले त्याची उदाहरणं मी सहज देऊ शकीन। तर अशा काही अगोदर कन्सेप्ट मला माझ्या सिलेबस मधून आइडेंटिफाई शोधाव्या लागतील, है ना। मैं चाहे 8वीं का साइंस पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं 9th स्टैंडर्ड का साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे साइंस के टेक्स्ट बुक में वो कौन से ऐसे टॉपिक है जो मैं कह सकता हूँ, जो टॉपिक पढ़ाते वक्त मैं दुनिया भर के उदाहरण दे सकता हूँ। ऐसे 2 या 3 एटलीस्ट मुझे की कंसेप्ट जो है वो मुझे ढूंढने पड़ेंगे। वो पहला काम मेरा होगा जब मैं साइंस का किसी स्टैंडर्ड पे किसी क्लास में साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जाऊंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे साइंस के सिलेबस में ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको मैं पढ़ाते वक्त मैं दुनिया भर के अनेकों उदाहरण बच्चों को दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो पहले तो मुझे ऐसे की कंसेप्ट टॉपिक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उनको मुझे ढूंढना पड़ेगा, सिलेबस में देखना पड़ेगा। देन लोकेट अ प्लग पॉइंट इन द साइंस करिकुलम। अगर मैंने ढूंढ लिया कि ओके चलो, तो मेरे यहाँ ऐसे पोल्यूशन में पढ़ा सकता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग का मैं पढ़ा सकता हूँ, तो फिर मुझे देखना है कि मैं ये मेरे साइंस के सिलेबस में कहाँ कहाँ पढ़ा सकता हूँ। पोल्यूशन ये है जो की कंसेप्ट है, ग्लोबल वार्मिंग की कंसेप्ट है, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की कंसेप्ट है, जो मैं पढ़ाते वक्त दुनिया भर के उदाहरण दे सकता हूँ। तो अभी मुझे देखना है कि मेरे सिलेबस में जो 8वीं या 9वीं या 10वीं या 11वीं 12वीं जिस भी क्लास में मैं साइंस पढ़ाऊंगा, तो मेरे सिलेबस में कहाँ कहाँ जगह है जहाँ पे मैं ये टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। लोकेट प्लग पॉइंट मतलब क्या, जैसे हम इलेक्ट्रिक में प्लग पॉइंट होता है जहाँ पे हम 3 पिन डालते हैं करंट आने के लिए, तो वैसे ही मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे जगह है जहाँ पे मैं इन ग्लोबल इश्यूज के बारे में बच्चों को समझा सकता हूँ। तो वो मुझे पहले पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे मतलब मुझे सिलेबस में ऐसे चैप्टर ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे सब पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, कंसेप्ट ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे मैं इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव के इश्यूज के बारे में चर्चा कर सकता हूँ। देन कलेक्ट डेटा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, समझो मैंने पोल्यूशन सिलेक्ट किया या मैंने एनर्जी क्राइसिस सिलेक्ट किया, मैं ग्लोबल वार्मिंग सिलेक्ट किया, तो मुझे फिर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो पोल्यूशन का अमेरिका में क्या परिणाम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, साउथ पोल पे क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा है, कब से हुआ है, इन ये सब जानकारी मुझे फिर तीसरे स्टेज पे क्या करना पड़ेगा, इकट्ठी करनी पड़ेगी। पूरी जानकारी मुझे, डेटा जो है वो डेटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे पास डेटा कलेक्ट हो गया, देन मुझे 4th स्टेप पे सोचना है कि अभी मैं इसमें पार्टिसिपेटरी मेथड कैसे यूज करूं। मतलब इसमें मैं बच्चों को ये कैसे समझाऊं, इस डेटा का उपयोग करके, इस जानकारी का उपयोग करके मैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाऊंगा, बच्चों का पार्टिसिपेशन या बच्चों का इन्वॉल्वमेंट मैं किस तरह से ले सकता हूँ, इस तरह की मेथडोलॉजी मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब इन शॉर्ट हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी मेरे पास ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन पढ़ाना है, ये मैंने डिसाइड किया। मैं पोल्यूशन का जो टॉपिक है समझो 9th स्टैंडर्ड में, उसमें ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैंने दुनिया भर के बहुत सारे डेटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी मुझे
ये सोचना है कि इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट मैं कैसे ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, कैसे एज ए टीचर मैं बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ले सकता हूँ, बच्चों को मैं उसमें कैसे सहभागी कर सकता हूँ, मुलांना कसं आपल्याला सहभागी करून घेता येईल, बच्चों का पार्टिसिपेशन कैसे ले सकता हूँ, ताकि उनको उस इशू के सीरियसनेस के बारे में मैं उनमें अवेअरनेस निर्माण कर सकू, म्हणजे जेणेकरून त्या समस्या संबंधित मुलांमध्ये मला जाणीव जागृती निर्माण करता येईल, त्यांच्यामध्ये एक गंभीरता त्या विषयाबद्दल निर्माण करता येईल, म्हणून मला मुलांचा कसा सहभाग घेता येईल, मग मला काय मैं क्या उसमें ड्रामा बिठा सकता हूँ बच्चों का, मैं बच्चों को कुछ एक्टिविटी दे सकता हूँ, मैं बच्चों को कुछ पिक्चर दूंगा, वो ऑब्जर्व करके उनका ओपिनियन बताने के लिए कह सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे उस टॉपिक के बारे में बच्चे जो है वो इन्वॉल्व होंगे, ये मुझे सोचना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्टेप पे मुझे यूज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज टू फर्दर सेंसिटाइज स्टूडेंट टू द इश्यूज। मैंने बहुत सारे मेथड्स या बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में सोचा, मैं पिक्चर दिखा के चर्चा कर सकता हूँ, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, मैं बच्चों को एक्टिविटी दे सकता हूँ, मैं बच्चों का उसके ऊपर ड्रामा बिठा सकता हूँ, मैं बच्चों को उसके ऊपर पोयम लिखने के लिए कह सकता हूँ, मैं बच्चों का, और मैं बहुत सारे सोच लिया, फिर उसमें से मैं कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा अप्रोचेस है जो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जिससे बच्चे इस इशू के बारे में सेंसिटाइज होंगे, मतलब उनमें अवेयरनेस निर्माण होगा। तो ऐसे अप्रोचेस मैंने जितने भी सोचे उसमें से कुछ अच्छे अप्रोचेस, कुछ अच्छे मेथड मुझे यहाँ पे चूज करने हैं जो बच्चों को सेंसिटाइज करे, मतलब बच्चों में उस इशू के बारे में अवेयरनेस निर्माण करे। एंड देन लास्ट, डिसाइड ऑन स्मॉल एक्शन स्टूडेंट इनिशिएटिव। फिर मुझे एट द एंड मुझे क्या करना है, बच्चों को उस तरह के एक्टिविटी देने हैं और बच्चों का पार्टिसिपेशन मुझे उसमें करके लेना है। तो दीज आर सम स्टेप्स जो है जो उनके बारे में हमें सोचना चाहिए जब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में सोचेंगे। सो दीज आर सम स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड व्हाइल वी आर इन्फ्यूजिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन द साइंस करिकुलम। समझ में आया? आपको साइंस करिकुलम में या साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त ग्लोबल इश्यूज मुझे लेना है तो मुझे इन सब स्टेप के बारे में सोचना पड़ेगा। दीज आर द स्टेप्स टू इंट्रोड्यूस ग्लोबल पर्सपेक्टिव थ्रू द साइंस करिकुलम। अभी इसमें से कुछ डिफिकल्टी है, कुछ समझ में नहीं आया होगा स्टेप, तो मुझे बताओ, मैं आपको फिर से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर एनीथिंग दैट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, you please tell me so that we can again explain it। स्टेप समझ में आए क्या क्या करना है, क्योंकि हर एक स्टेप का सिर्फ मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको खुद के वर्ड में बाद में लिखना है when you are preparing your notes, so that's why try to understand। so steps are clear? yes sir। okay, कोई भी डाउट नहीं है, लिख सकते हो। आर यू कॉन्फिडेंट कि यस लिख सकते हैं? ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के ओर हम बढ़ते हैं। सो नीड ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो आप क्या कह सकते हो, इसकी जरूरत क्या है रे? ये वैश्विक दृष्टिकोण हमारे टॉपिक में से साइंस पढ़ाते वक्त बच्चों में निर्माण करने की जरूरत क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या लगता है आपको? वाई, What is the need of global perspective? हाँ बोलो। ओके, उनका नॉलेज बढ़ेगा, बराबर है, सही बात है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है उस इश्यूज के बारे में वगैरह वगैरह, उनका नॉलेज बढ़ जाएगा, ये हो सकता है। और नॉलेज बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। और क्या जरूरत है, और क्यों करना चाहिए, क्या लगता है? सिर्फ नॉलेज बढ़ाना इतना ही? अंधश्रद्धा दूर होतील विज्ञानामुळे।
हा ठीक आहे, पण आता इथं अंधश्रद्धा हा एक पॉइंट झाला ना. ओनली ओके सुपरस्टिशियसनेस हम कह सकते, पण अंधश्रद्धा हा ग्लोबल इश्यू आहे, नाही अशातला भाग नाही. पण नुसतं अंधश्रद्धेबद्दलच आपण बोलतोय का इथं? नाही, तर जनरल आपण बोलतोय ना, जेवढे काही ग्लोबल इश्यूज आहेत त्याचा फायदा काय होईल. म्हणून इकडे लिहिताना आपण पर्टिक्युलर उदाहरण न देता जनरली सांगा, अजून काय होईल, काय गरज आहे, कशासाठी करायला पाहिजे. संशोधन समस्या साठी प्रोत्साहन मिळवण्यासाठी. हाँ, खूब छान खूब छान. तो इस तरह से यस एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इस तरह से क्या होगा, रिसर्च हो जाएंगे दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग पे, पोल्यूशन पे, और उसका फायदा पूरी दुनिया को होगा. तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. और क्या होगा इससे जो है ये हमारे समस्या जो है वो हम खत्म कर सकें. सो दीज आर सम पॉइंट ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट, टीचर्स, ह्यूमन सोसाइटी एंड इन विच पीपल लिव. सो हम जिस समाज में रहते हैं वो सबका है, एनवायरनमेंट सबका है, भारत का नहीं, अमेरिका का नहीं, तो पूरी दुनिया का है. तो इससे हम सब एक है, ये भावना इससे हम बच्चों में निर्माण कर सकते हैं, है ना. हम इम्पॅक्ट ऑन फ्युचर अँड डायनामिक नेचर ऑफ ह्युमन सोसायटी, है ना. मानवीय समाज कसा बदलत गेलेला आहे, त्याचं भविष्य कसं असेल, इसके बारे में हम इस तरह के ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बच्चों के मन में भावना निर्माण कर सकते हैं. ओके. इंटरडिपेंडेंस, डायवर्सिटी, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीस बिल्डिंग, ये जो ग्लोबल मानव आहे, आपण ज्याला वैश्विक माणूस म्हणूया, वैश्विक मानव म्हणूया, तो ग्लोबल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डेवलप इन स्टूडेंट, है ना. कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दुनिया भर में विविधता कैसी है उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे. अमेरिका हो या लंदन हो या ऑस्ट्रेलिया हो या रशिया हो, भारत हो, हर एक का कल्चर कैसे अलग है उसका हम रिस्पेक्ट करना सीखेंगे. वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ का कल्चर उस तरह का है. ये हम इस तरह की बातें जो है ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सीख जाएंगे. हम कोऑपरेटिव लर्निंग, एक्शन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या होगा, तो हम एक दूसरे की मदद से सीख पाएंगे. डेटा कलेक्शन करना है मुझे, तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू लिंक्डइन या फिर फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम या और व्हाट्सएप वगैरह ऐसे माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ के फ्रेंड्स बना के उनसे मैं जानकारी ले सकता हूँ. और इस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग हमारी हो सकती है. एक दूसरे के मदद से हम दुनिया भर के एक दूसरे के बच्चों के मदद से हम सीख सकते हैं ना. एंड नाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल एवरीथिंग इज ऑनलाइन. मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का उपयोग बहुत सारे लोग दुनिया भर में करते हैं. तो ये पॉसिबल चीज है जिसका उपयोग हम सीखने के लिए कर सकते हैं, है ना. इससे हमारा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, सॉल्यूशन हमें मिलेंगे ग्लोबल इश्यूज में. जो भी पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, एनर्जी क्राइसिस है या सुपरस्टिशियस है जैसे अभी किसी ने कहा, तो दीज आर ऑल ग्लोबल इश्यूज. तो इसके ऊपर ये प्रॉब्लम तो सब फेस कर रहे हैं, तो उसको सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन भी हम इस तरह से ग्लोबल पर्सपेक्टिव के माध्यम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका उपयोग बच्चों को हो सकता है. रिसर्च का इनकरेज मिलेगी. अभी किसी ने कहा संशोधनाला चालना त्यातून मिळेल, एंड हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर संशोधन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं. एक्सचेंज नॉलेज, अपना ज्ञान जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. और ये तो होता ही है ना. अमेरिका या और यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या जैसे मैंने कहा चाइना, कौन सा भी दुनिया भर का देश हो, वहाँ के नॉलेज हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. वहाँ की टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं. हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे नॉलेज, इंफॉर्मेशन का उपयोग दुनिया भर के दूसरे देश करते हैं. तो ऐसे इस तरह से ग्लोबल पर्सपेक्टिव के माध्यम से अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों में ये भावना निर्माण होगी कि हमें नॉलेज दुनिया भर के
लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और उससे उनका ज्ञान और बढ़ जाएगा। सभी कल्चर के बारे में रिस्पेक्ट जो है वो उनका इससे बढ़ सकता है। जैसे मैंने कहा, दुनिया भर के लोगों का रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है। तो हम इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव के माध्यम से जान लेंगे कि ये अलग क्यों है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उस तरह से है। तो इससे क्या होगा, हर एक के मन में हर एक कंट्री के कल्चर के बारे में रिस्पेक्ट निर्माण हम इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव के माध्यम से कर सकते हैं। सो दीज आर सम 10 पॉइंट्स विच आर रिटन। इससे भी और ज़्यादा आप पॉइंट जो है वो लिख सकते हो। सो दीज आर द नीड ऑफ ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह. अशा प्रकारे ही वैश्विक दृष्टिकोनाची गरज जी आहे ते आपल्याला सांगता येईल. एंड देन व्हाई इट इज इम्पॉर्टंट, तो सेम सब नीड के भी पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे. सो सोसाइटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड. दुनिया भर के सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से. एक कंट्री में जो भी घटना होती है उसका परिणाम तुरंत हमें दूसरे देश में दिखाई देता है. तो इससे वजह से क्या होता है, अभी हम बोलते हैं ना कि वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, कि दुनिया क्या हो गई, एक छोटा सा विलेज बन गया. ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि दुनिया विलेज में कैसे एक घर में कुछ हुआ तो तुरंत दूसरे लोगों को पता चलता है क्योंकि वो छोटा होता है. तो वैसे ही दुनिया में जो भी कुछ घटनाएं होती है इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत हमें पता चलते. एंड इससे क्या हो गया, इससे पूरी दुनिया एक ही समाज जैसे बन गई. सो वी आर इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड. हम एक दूसरे के साथ दिन ब दिन हम क्या हो रहे, जुड़ते जा रहे. तो इसलिए इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव का बारे में सोचना सिलेबस में इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है. इससे ग्लोबल इकॉनॉमी इमर्ज हो रही है, उभर रही है ना, ज्याला आपण वैश्विक अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था म्हणू शकतो. तर ही वैश्विक अर्थव्यवस्था याच्यातून निर्माण होते का, कारण जगातल्या इकॉनॉमीचा परिणाम एकमेकांवर होतो. अमेरिकेत काय झालं तर भारतातले शेअर कोसळतात, भारतात काय झालं तर दुनियातले शेअर कोसळतात. आणि आर्थिक परिस्थिती किंवा आखाती देशांमध्ये, अरब कंट्री में अगर तेल के भाव गिरते हैं या बढ़ते हैं तो उसका परिणाम पूरी दुनिया में होते. तो ऐसे हमारी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो कैसे इमर्ज हो रही है, ग्लोबली इमर्ज हो रही है. एक कंट्री का परिणाम दूसरे यहाँ की इकोनॉमी पे हो रहा है. ये समझाने के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर प्रॉब्लम्स आर सेम एवरीवेयर. आप दुनिया भर में कहीं भी जाओ, लोगों की समस्याएं सेम है. जैसे हमने कहा, सुपरस्टिशियस हो, पोल्यूशन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ जाति के आधार पर करते हैं. यूरोप में हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इसके आधार पर, रेसिज्म के आधार पर करते हैं. सो ऑल आर इक्वल, सबकी समस्या सेम है. तो ये हमें इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है. ओके. दूसरी समाज के बारे में, कंट्री के बारे में हम जब ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं तो उससे हमारी ही प्रगति होने में मदद हो जाती है. रिस्पेक्ट, मल्टीकल्चर के बारे में, दुनिया भर के कल्चर के बारे में हमारा रिस्पेक्ट इससे बढ़ जाता है. जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया भर का कल्चर अलग है. अलग क्यों है, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से उस तरह का कल्चर है. तो फिर बच्चे एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्टफुली देखना शुरू करते हैं कि वो अलग है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है. तो इस तरह से वी आर गिविंग अ रिस्पेक्ट टू ईच अदर कल्चर. ओके. एंड प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च को भी यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, संशोधन को मोटिवेशन मिलता है. ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना बहुत